जोहार नमस्कार। YouTube चैनल देश की बात से मैं शैलेंद्र कुमार। दोस्तों, आज आपके बीच एक शख्स हैं जिनका नाम है पवन कुमार गोस्वामी और ये हिंदू महासभा के प्रदेश स्तर के सेवक हैं और साथ ही साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विशेष रूप से उसके सेवक हैं और साथ ही साथ सोशल मीडिया के माध्यम से कई एक्टिविटी में इनको देखा जाता है। इनका एक विशेष पहचान है सनातन से संबंधित विषयों को लेकर के, तो मैं इन्हें आज आपके बीच आमंत्रित करता हूं। जोहार पवन कुमार गोस्वामी जी, आपका स्वागत है। वंदे मातरम, जय श्री राम को भी जय श्री राम। और प्रकाश महोत्सव गुरु नानक देव महाराज का जन्मोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी देव दीपावली की शुभकामनाएं। इस देश के क्रांतिकारी जो भगवान का दर्जा पाए, हमारे धरती आबा सोना लेकन दिसुम के भगवान बिरसा मुंडा के जन्मोत्सव की भी शुभकामना। आज ही के दिन हम सबों को भारतवर्ष में एक पहचान मिली थी झारखंडियों के रूप में। तो 15 नवंबर आज झारखंड का स्थापना दिवस है। उस उपलब्ध में भी आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी प्रदेश और देशवासियों को झारखंड स्थापना दिवस 24वें स्थापना दिवस का ढेर सारी मंगल शुभकामनाएं और बधाइयां प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपको। जैसा कि हमारे बीच पवन कुमार गोस्वामी हैं, आज हम कई विषयों पे इनसे बात करेंगे और आरंभ करेंगे आज के दिन, चूंकि आज कई महत्वपूर्ण दिन है हमारे झारखंड के लिए, सनातन के लिए, सिख धर्म के लिए, और इन सभी विषयों पे हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ झारखंड में चल रहे समस्या एवं संभावना कि किस प्रकार से हम झारखंड को बेहतर दिशा में ले जाएं, उस पर बात करेंगे। तो पवन गोस्वामी जी, सर्वप्रथम आप बताएं कि आज का दिन गुरु नानक देव की जयंती का दिन है, एक तरह से कार्तिक पूर्णिमा है, तो ये किस तरह से विशेष है? देखिए, सनातन से कई पंथ निकले हैं। सनातन से हमारे जो बौद्ध धर्म है उस सनातन का ही एक अभिअंग है। हमारे जैन धर्म है वो भी हमारे सनातन का ही एक अभिअंग है। सिख धर्म के संस्थापक देवतुल्य गुरु नानक देव जी, वो भी सनातन के ही निकले हुए एक पंथ संप्रदाय आप बोल सकते हैं, जिनकी महत्ता पूरे भारतवर्ष के साथ विश्व में फैला हुआ है। गुरु नानक देव जी एक ऐसे थे जिन्होंने हमेशा हम सबों को जो ज्योतिपुंज और प्रकाश ज्ञान रूप से हम लोगों को देते आए हैं कि अपने संस्कार और संस्कृति को किसी भी तरह से जीवटता के साथ कैसे उसे आगे निर्वहन करना है, कैसे उसको बढ़ाना है। वो जब तक हम एक दूसरे के धर्मों को, एक दूसरे के संप्रदायों को हम सम्मान नहीं करते हैं, तो हमारा संस्कृति और हमारा संस्कार सुरक्षित नहीं होता है। उन्होंने हमेशा अपने अनुयायियों को, जो सिख धर्म से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने हमेशा उनको सेवा का भाव की प्राथमिकता दिया है कि मानव का सेवा सबसे बड़ी सेवा है। आप देखे होंगे विश्व परिदृश्य में, भारत में आज भी गुरुद्वारों में जो लंगर चलाया जाता है वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से चलाए जाते हैं। उसमें सिख की जो हमारी माताएं बहन लोग हैं वो हमेशा आपको वहां पे निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए देखेंगे। आपको हमारे सिख धर्म के जितने भी हमारे लोग हैं वो गुरुद्वारा में आप देखेंगे कि निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे और लंगर की इतनी अच्छा व्यवस्था होती है। कहने का तात्पर्य यह है, गुरु नानक देव जी का कहना था कि कोई भी प्राणी इस जगत में भूखा ना रहे, उसके लिए जो भी करना पड़े, हर एक जो मनुष्य संबल है, जो वैभव है, वो कहीं ना कहीं किसी रूप से पूरा करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात थी हमारे सनातन धर्म के लिए, सिख पंथों के लिए। और मैं एक विशेष बातें कहना चाहूंगा, सिख पंथ का जब भी किसी भी तरह का व्रत त्यौहार आता है तो और भी जो सनातन से कट करके पंथ मजहब के लोग हैं वो उनके आस्थाओं को अंगीकृत करने आजकल के समय में अंगीकृत करना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिख धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो,
जितने भी हमारे सनातन से पंथ निकले हुए हैं, पंथ और संप्रदाय निकले हुए हैं, उन सभी व्रत और त्योहारों को सभी एक साथ मिलजुल करके करना चाहिए। तो सनातन क्या है, पूरे विश्व में एक ओज और तेज के साथ विस्तार करेगा और तभी भारत एक विश्व गुरु बन पाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से सिख धर्म का एक प्रभाव है पूरे विश्व पर, बहुत कम जनसंख्या होने के बावजूद भी आज विश्व पटल पर सिख धर्म का एक विशेष प्रभाव है। और विशेषकर भारत में जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं उन पर तो एक विशेष प्रभाव है। जी, तो ये निश्चित रूप से आपने विस्तार से हम सभी को बताया। अब साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज ये कार्तिक पूर्णिमा देव दीपावली के रूप में है, इसको किस तरह से हम लोग देखते हैं? ये देव दीपावली कई इसका अगर वैदिक इतिहास देखा जाए तो ये देव दीपावली वैदिक इतिहास काल से चला हुआ आ रहा है। ये कोई 1000-2000 वर्षों का ये व्रत और त्योहार नहीं मनाया जा रहा है। ये परंपरा जब पृथ्वी पे 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा होने लगी तो हम लोग जानते हैं कि सनातन का जो आध्यात्मिक केंद्र है वो हमारा कहीं ना कहीं काशी विश्वनाथ है। तो काशी विश्वनाथ एक सनातन वैभव का प्रतीक है। उस वैभवता को स्मरणीय करने के लिए जहां तक मेरा जानकारी है, मैं अध्ययनों के माध्यम से मुझे पता चला है कि एक सतयुग काल से, ये कोई द्वापर या त्रेता नहीं, सतयुग काल से जब राजा हरिश्चंद्र का स्वर्णिम काल का उनका वैभव रहा होगा, उनका जब साम्राज्य रहा होगा, उसी समय से वाराणसी में जो काशी विश्वनाथ शिव जी की अति प्राचीन और हमारे सनातन धरोहर का एक कुंभ स्थल माना जाता है, उसकी ज्योति पुंज को प्रकाशित करने के लिए, पूरे विश्व में इसकी प्रभाव करने के लिए देव दीपावली मनाया जाता है। और ये देव दीपावली का आरंभ हम जो दीपावली में महोत्सव करते हैं, जो लक्ष्मी गणेश पूजन करते हैं, जब राम जी अयोध्या लौटे थे और पूरे अयोध्या वासी ने उनके स्वागत के लिए अपने घरों में घी का दीपक जलाए थे, ये समृद्धि का विस्तार एक आपका देव दीपावली है, जो दीपावली के उत्सव से प्रारंभ हो करके आज कार्तिक पूर्णिमा के रूप में से मनाया जाता है। ये पूर्णतः देवों को समर्पित दीपावली है, जिसमें शिव और माँ पार्वती की आराधना और उनके सम्मुख पूरे ज्योति पुंजों और दीपों को प्रज्वलित किया जाता है कि हमारा सनातन का वैभव ऐसा ही संस्कार पूरे विश्व में जगमगाते रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से एक संक्षेप में हम सभी को आज जानकारी मिला है, सभी दर्शकों को हम प्रयास करेंगे कि इस तरह की जानकारी प्रत्येक जो भी व्रत त्योहार है उसमें एक संक्षेप जानकारी अपने दर्शकों को हम लोग अवश्य दिया करेंगे। अवश्य। साथ ही साथ अब मैं एक संक्षेप में जानना चाहता हूं कि सनातन की वर्तमान स्थिति जो अनुयायी हैं पूरे विश्व में और विशेषकर भारत में, तो उसको आप किस प्रकार से देख? शैलेंद्र जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है और मैं सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि सनातन का कोई अनुयायी नहीं होता है। इस पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु वनस्पति वो स्वतः सनातनीय है, पंच प्रकृति की ही सनातन है। हम जो अदृश्य रूप में अभी हम वायु ग्रहण कर रहे हैं, जिससे हमारी पंच तत्वों की ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, हम जो जल ग्रहण करते हैं, हम जो सूर्य का ओज किरणों से जो हम ग्रहण करते हैं, वनस्पति से कुछ हम ग्रहण करते हैं, पृथ्वी माँ से हम किसी तरह का जो वनस्पति या जो उपजाते हैं, धन गेहूं, जो जिस भी तरह का हम अनाज इससे लेते हैं, वो सारे सनातनीय है। तो कोई भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सनातन एक खास राष्ट्रों में या खास सीमाओं तक सीमित है। पूरा विश्व ही सनातनीय है, जो पंच प्रकृति की सिद्धांतों को मानता है, जो जल जंगल और जमीन। जैसे देखिए, आज सौभाग्य से संपूर्ण भारतवर्ष के लिए कह सकते हैं एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी हुए जिन्होंने भगवान का दर्जा प्राप्त किया। वो हमारे वीर भगवान बिरसा मुंडा जी हुए। तो वो बिरसा मुंडा जी और विशेष कोई एक सीमाओं में बंधे नहीं रहते हैं, वो संपूर्ण भारत के लिए उनका जो सोच था, उन्होंने जो क्रांतिकारी आंदोलन किया, अंग्रेजों को जिस हिसाब से उन्होंने भगाया, जो उन्हें टीस थी कि हमारे जंगलों पे आधिपत्य करते जा रहा है। और आप जान रहे हैं कि झारखंड का जितना वैभवशाली इतिहास रहा है वैदिक काल से, आप रामायण महाभारत भी उठा करके आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको झारग्राम दिखेगा, वनांचल दिखेगा। कहीं कहीं आप अगर वाल्मीकि कृत रामायण में आप पढ़ेंगे तो आपको चित्रकूट के साथ जो राम जब चले थे तो ये झार प्रदेश और वनांचल झारखंड होकर के ही चले हुए थे, ये साफ वर्णन है
वाल्मीकि कृत रामायण में है, गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामायणों में हमारा प्रदेश का जिक्र है। तो कहीं न कहीं ये प्रदेश भी एक वैभवशाली स्थान रखता है और ये साफ समझने का बात है कि जंगलों में वैभवता होती है। अगर जंगल है तो हमारा वातावरण अच्छा है, अगर जंगल है तो हम बारिश लेंगे, और अगर बारिश लेंगे तो उपज होगा, और उपज होगा तो हमारे जितने जीव जंतु हैं वो सारे उस पर निर्भर होंगे। तो वनस्पतियां, ये पंच प्राकृतिक और सनातन एक दूसरे का पूरक है। बहुत बहुत विशेष रूप से आप बताने के लिए। साथ ही साथ क्या है कि आज इसीलिए हम लोग नेचर के बीच में आकर के अपनी बातों को रख रहे हैं, क्योंकि झारखंड का ये मूल जो नेचर दिख रहा है ना, इसका एक छोटा सा स्वरूप में हम लोग आज बात को कर रहे हैं। चलिए, अभी हम लोग एक संक्षेप में जानकारी प्राप्त किए गुरु गोविंद सिंह देव दीपावली एवं सनातन के प्रति, गुरु नानक देव के प्रति जानकारी मिला, देव दीपावली के बारे में जानकारी मिला, और साथ ही साथ सनातन पे एक हम लोग छोटा सा आपके माध्यम से एक विचार हम सबको प्राप्त हुआ। अब हम बात करना चाहेंगे, पवन जी आप बताएं कि किस प्रकार से झारखंड, क्या झारखंड आज, चूंकि स्थापना दिवस है, 24 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो झारखंड जिस लिए बना या जिसकी अभिलाषा के साथ हमारे भगवान बिरसा मुंडा लड़े अंग्रेजों से, और वो झारखंड के मूल निवासी और यहाँ पे निवास करने वाले लोगों को जो कल्पना किए थे, क्या उसकी प्राप्ति हो पा रही है? जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज झारखंड को बने हुए 24 वर्ष पूरे हो गए, और इस 24 वर्ष में मैं समझता हूँ वो झारखंड 24 कदम भी नहीं चल पाया है। देखिए, मैं हमेशा अखंड भारतवर्ष, चूंकि बिहार भी मेरा अपना है, महाराष्ट्र भी अपना है, गुजरात भी अपना, पूरा सनातन का जो भारतवर्ष है वो सारा का सारा अपना है। इसमें कहीं किसी तरह का एक लकीर खींच करके, और जो आजकल के समय में राजनीति करते हैं, दोहरे चरित्र की राजनीति करते हैं, वैसे राजनीति हमारे झारखंड प्रदेश के साथ नहीं होना चाहिए। आप प्राकृतिक रूप से देखे होंगे कि बिहार के साथ प्राकृतिक रूप से हम अलग, और ये बहुत ही दिनों से झारखंड आंदोलनकारियों के द्वारा मांग किया जा रहा था कि मेरा प्रदेश को अलग किया जाए। अलग करने का मतलब है कि हमारी वैचारिक अलग नहीं होना चाहिए, हमारा जो एक अधिकार है, जिसकी जिस चीज को जिसका जरूरत है, जैसे हमारे जनजातियों बिहार के साथ रहने के बाद हमारे जितने भी जनजाति आदिवासी बंधु थे वो उपेक्षित शिकार होते थे, वो हमेशा उपेक्षित का शिकार होते थे। जो उसकी एक संपन्नता थी, उस संपन्नता पे पहला अधिकार उनका था। जल जंगल जमीन की जितनी भी संपत्ति है और वैभव है, उसका प्रथम अधिकार अगर मुझसे पूछा जाए तो कहीं न कहीं वो, चूंकि वो उनके रक्षक है, और औद्योगिकरण के नाम पे कहीं ना कहीं हमारे जो अंग्रेजों के शासन काल में उस संपदा को दोहन किया गया। बिल्कुल, बहुत सारे खनिज जो इतने दुर्लभ थे वो केवल और केवल भारतवर्ष में पाए जाते थे। आज भी मेरा भारतवर्ष का 40% खनिज संपदा हमारे इस झारखंड प्रदेश में है। तो इस भारतवर्ष में 40% खनिज संपदा होने के बाद भी हम आज पीछे क्यों हैं? पूरे आप राज्य का अगर आप वैश्विक विस्तार देखेंगे, आर्थिक विस्तार देखेंगे, शैक्षणिक विस्तार देखेंगे, तो हम बहुत पीछे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता नहीं होने के कारण, हमेशा राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण से भी, और सरकारों की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं रहने के कारण से भी झारखंड प्रदेश हमेशा विकास के लिए अपेक्षित ही रहा है। यहाँ के जो जनजातीय समुदाय के लोग, उसे विशेष से विशेष जो सुविधाएं होनी चाहिए, चूंकि वो हमारे संपदा के रक्षक रहे, हमारे उन्हीं को विकास के लिए झारखंड राज्य की स्थापना की गई थी आज से 24 वर्ष पहले। लेकिन मैं समझता हूं कि 24 वर्ष के दरमियान में हमारा झारखंड आज भी वही है जहां आज से 24 साल पहले हम देखते थे। तो इस पर एक विशेष पहल होनी चाहिए, राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। हमारे पास अकूत संपदा है, हम पूरे विश्व में इकलौता ऐसा राज्य हो सकते हैं जो विश्व पटल पर चमक बिखेर सकते हैं। वही मैं उसी पे बात कर रहा था। निश्चित रूप से हम सभी राजनीतिक बात करने के लिए आज इकट्ठा नहीं हुए, जी। लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं राजनीति प्रदेश, देश और उनके व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। जी। तो हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम बहुत फ्रेंडली होकर के राजनीतिक विषयों पे भी बात करना चाहिए। जी। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो फिर करने वाले कहीं और बाहर से तो आएंगे नहीं। जी। तो इसी विषय पे हम लोग विस्तार से इस पर अभी मैं प्रयास कर रहा हूं कि अगला 1 महीना लगातार झारखंड
चूंकि स्थापना दिवस आज है जी और आज से 1 महीना लगातार अगले 15 तारीख तक, 15 दिसंबर तक जी मैं प्रयास करूंगा कि झारखंड के संसाधन, झारखंड की समस्या, झारखंड की संभावना, इन सब विषयों पे बात करूं और हम लोग सभी एक होकर के झारखंड के लिए काम करें और झारखंड को विकास की ओर ले चलें। तो मैं छोटा सा आपसे चाहूंगा कि संदेश, तो मैं चाहूंगा कि झारखंड में शासन कर रहे दोनों दल, मुख्य रूप से जी भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, जी। बाकी जो इनके घटक हैं इनके साथ, जो झारखंड के हित में होगा। सबसे पहले तो शैलेंद्र जी आपको मैं साधुवाद दूंगा कि आपने झारखंड की जो अभी वर्तमान स्थिति है उस पर आप चिंता रखें। आपका चिंता बहुत ही साधुवाद का पात्र है। मैं झारखंड प्रदेश में अभी मौजूदा जितनी भी राजनीति पार्टियां हैं, मैं उनको सीधे ही संदेश देना चाहता हूं कि झारखंड का जो मौलिकता है, झारखंड में जो अपार संभावनाएं हैं, उस पे गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। और सर्वप्रथम हमारे जो भी जनजातीय भाई बंधु लोग हैं, हमारे आदिवासी लोग हैं, उन्हें किसी भी तरह का राजनीतिक में नहीं घसीटना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी तरह का सोर्सेज है, जो भी तरह का झारखंड में अपार संभावना है, शिक्षा का हो या स्वास्थ्य का हो या विकास हो या औद्योगिक के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, और हम अगर ग्रामीण से शहरी की ओर अगर अग्रसर हो रहे हैं झारखंड से, तो मेरा सबसे पहले उसमें जो प्राथमिकता होगा वो हम चाहेंगे कि जो इस आंदोलन में सक्रिय रहे उनको प्राथमिकता जाए। और हमारे प्रदेश के जो युवा हैं, उस युवा को भी आपके चैनल के माध्यम से मैं उन्हें संदेश देना उचित समझता हूं कि वो जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब तक झारखंड के युवा जागरूक नहीं होंगे, हमारी बहन बेटियां जब तक वो जागरूक नहीं होंगे, झारखंड का विकास तब तक मुमकिन नहीं है। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, जितने भी राजनीतिक पार्टी लोग अपने राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीतिक में कहीं ना कहीं स्वार्थ जुड़ा हुआ है। और जब तक वो स्वार्थ को, इसके दोहन को और इसकी भरपूर संपदा है, उस संपदा की प्राथमिकता जब तक झारखंड और झारखंडी के लोगों को नहीं मिलेगा, तब तक ये राज्य विकास की ओर नहीं जा सकता है। बिल्कुल, इसी विषयों को लेकर के समझिए कि अगला 1 महीना लगातार प्रत्येक क्षेत्रों में जा करके हम लोग प्रयास करेंगे कि झारखंडियत को जगाएं जी लोगों में जी। कहीं ना कहीं हम किसी का विरोधी नहीं है, लेकिन हम अपने अधिकार के लिए पाने के अभिलाषी हैं कि हमारा जो अधिकार है वो हम सभी को मिले। और इसके लिए हम लोग उन सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ झारखंड के प्रत्येक, चूंकि 5 प्रमंडल है और 5 प्रमंडल का जो सांस्कृतिक ढांचा है वो भिन्न भिन्न है, तो हम लोग जा करके एक प्रयास करेंगे तालमेल बिठा करके कि झारखंड हित में हम लोग किस प्रकार से आगे आए। बार बार चूंकि राजनीतिक विषय इसलिए आ जाता है चूंकि कहीं ना कहीं झारखंड को केंद्र एवं कई राज्य एक अपना विशेष केंद्र बनाए हुए हैं कि यहाँ का जो संसाधन है, संपत्ति है, सब कुछ है, वो यहाँ के लोगों को उपलब्ध ना हो करके कहीं ना कहीं अन्य प्रदेश या देशों में जा करके, मतलब झारखंड का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं, अब हमारा गोड्डा से बिजली उत्पादन के बाद बांग्लादेश को हम सप्लाई देते हैं, लेकिन हम यहाँ मार झेलते हैं जी, है ना। बिजली तो बहुत से, तो हम कह सकते हैं कि विदेशों तक हमारा झारखंड का एक प्रभाव है। झारखंड वैसे भी क्षेत्रफल के अनुसार एक छोटा सा प्रदेश है, बावजूद यहाँ पे प्रयास किया जाता है कि यहाँ के खनिज और यहाँ के जमीन को बहुत औने पौने धाम या बहुत सामान्य तरीके से हासिल कर अन्य व्यवस्थाओं के लिए उपयुक्त कराना। तो ये हमारा विषय रहेगा, हम इस पर बात करेंगे। हम क्योंकि यहाँ एक और विषय बोलना चाहूंगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपको बीच में रोक दिया जी। मैं एक और विषय पे अछूता रहा, मैं बोल नहीं पाया। झारखंड में पर्यटन की इतनी संभावना है, इतनी संभावना है कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पूर्व की सरकारों ने, याद होगा, हमारे झारखंड में गिरिडीह में पारसनाथ पर्वत देख रहे होंगे जी, सभी लोगों ने उसकी वैश्विक पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए सभी कटिबद्ध थे, लेकिन कहीं न कहीं वो हमारा पारसनाथ, जो हमारे जैन समुदायों के लिए एक विश्व में केंद्र रखता है, एक स्थान रखता है, बिल्कुल,
वहां हमेशा उसकी विकास अपेक्षा का शिकार रहेगा। मैं पुनः निवेदन करूंगा, जिसकी भी सरकार आए, अगर वो झारखंड में पर्यटन पर विशेष फोकस करते हैं तो इतना ज्यादा यहाँ रेवेन्यू आ सकता है विदेशों से और देशों से। झारखंडियत की एक पहचान होगी। सबसे ज्यादा अगर हम प्रबल बढ़ सकते हैं तो पर्यटन बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हीं विषयों पे मैंने कहा कि हमारे पास नेचर है, हमारे पास खनिज है, हमारे पास मेन पावर है, हमारे पास साहसी लोग। हमारा इतिहास रहा है कि हमारे जंगल में निवास करने वाले लोग भी अंग्रेजों को खदेड़ करके यहाँ से भगाए हैं। शौर्य की कोई कमी नहीं है, शौर्य त्यागी लोगों की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में लगभग 22 से अधिक विशेष रजवाड़ा परिवार के लोग शासन कर चुके हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में। हम रोड कनेक्टिविटी में, हम एयर कनेक्टिविटी में, हम रेलवे कनेक्टिविटी में, हमारे पास मिट्टी अच्छी है ना, हमारे पास हमारा खेत बहुत उपजाऊ है। तो हम सब चीज में विशेष होने के बावजूद भी अगर उपेक्षित हैं तो ये दायित्व बन जाता है उन राजनीतिक पार्टियों का, विशेष रूप से जो यहाँ पे शासन कर रहे हैं। अब उसमें भारतीय जनता पार्टी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो या बाकी के इनके घटक दल, उन सभी के लिए ये कहीं ना कहीं झारखंड विशेष समय है कि अगर इस समय झारखंड के लोगों को वो नहीं संभाल पाते हैं तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी आरोप लगेगा कि झारखंड के हित के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया। तो इन सभी विषयों पे हम आगे बात करेंगे और उन सभी राजनीतिक दल से हमारा अनुरोध होगा कि निश्चित रूप से वो झारखंड के हित में अपना एक विशेष मास्टर प्लान बनाए। क्यों? क्योंकि 3 प्रदेश एक साथ अलग हुए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। और झारखंड इन तीनों प्रदेशों में सबसे ज्यादा सक्षम, समृद्ध होने के बावजूद भी आज कहीं ना कहीं इन तीनों प्रदेशों में पिछड़ता हुआ है। खेल जगत में आपको पता है कि हमारा खेल का कितना स्वर्णिम इतिहास रहा है। हम हॉकी में पूरे भारत का नेतृत्व किए हैं, हम तीरंदाजी में आज भी भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, हम फुटबॉल का बहुत विशेष हमारे पास व्यवस्था था, हमारे बच्चे वॉलीबॉल में बहुत आगे हैं, हम क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी को दे पाए हैं। हम हमारे पास विभिन्न प्रकार की संभावनाओं को कोई कमी नहीं है। बावजूद अगर हमारा प्रदेश उन सभी क्षेत्रों में तरक्की नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से हमारे देश राज्य पे शासन करने वाले लोगों का ये दायित्व बन जाता है कि उस ओर ध्यान दें। मैं अपने सभी दर्शकों के साथ पुनः अनुरोध करता हूं कि मेरा विश्लेषण अगर सही लगता हो तो आप निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके सपोर्ट करें। और पवन जी, आपका विशेष रूप से धन्यवाद। मेरा भी सभी दर्शकों से अनुरोध होगा कि हमारे प्रिय मित्र और भ्रातातुल्य शैलेंद्र जी का जो चैनल है देश की बातें, आप सभी लोग इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल के माध्यम से जुड़ें। इसमें बहुत सारी देश हित की बातें आगे आते रहेगी। इन्हीं सब के साथ पुनः झारखंड स्थापना की शुभकामनाएं, जोहार। और सभी युवाओं से निवेदन होगा कि वो बिरसा मुंडा को जरूर पढ़ें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।